देवदत्ता गांव में विमला और दिव्या नाम के दो बहनें रहते थे। विमला बचपन से ही दुर्गा माता की असीम भक्त थी। उसकी हर परेशानी उसके घर में रहे दुर्गा माता के फोटो के पास जाकर बताती थी। विमला को पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था। उसके माता पिता विमला की पढ़ाई बंद करके घर में एक काम वाली की तरह उससे काम कराते थे। विमला उसके माता पिता को बिना जवाब दिए ही उनकी हर बात मान के काम करती थी, लेकिन दिव्या से बिना काम कराए ही उसे महल में रानी की तरह देखते थे। एक दिन दिव्या कॉलेज कह के उसके दोस्तों के साथ मूवी जाती है। तब दिव्या घर आते ही, दिव्या आज तू कहाँ गई? ऐसे पूछती है। तब दिव्या तटपटा कर, मैं कहाँ जाऊंगी, कॉलेज को गई, ऐसे कहती है। दिव्या झूठ कहने पर विमला को बहुत गुस्सा आता है। दिव्या कब से तू झूठ बोलना शुरू की? मुझे पता है तू मूवी गई है। क्या मैं मूवी को गई? क्या बात कर रही है दीदी? तू हर बार मेरे ऊपर गुस्सा होती हो। मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार से देखते हैं ना, इसीलिए तू जलती है। ऐसे दिव्या कह के रोती हुई उसकी माँ राधा के पास जाती है। देखो ना माँ, मैं कॉलेज जाकर पढ़ाई कर रही हूँ और दीदी कहती है मैं मूवी को गई। ऐसे राधा को उल्टी पुल्टी बातें बताती है। उससे राधा गुस्से से विमला के पास आती है। क्या रे, उसे क्यों डांट रही है? वो मूवीज को जाएगी और कहीं और जाएगी, तुझे क्यों? तेरा काम घर का पूरा काम करना है, बस ऐसे प्रश्न करना नहीं। ऐसे कह के विमला को बहुत मारती है। तेरी इस गलती को सुधारने के लिए कुएं में से 100 बकेट्स पानी निकालना, ऐसे कहती है। विमला दुखी होकर कुएं के पास जाकर 100 बकेट्स पानी निकालती है। उससे विमला का कमर बहुत दर्द होने लगा। थोड़ी देर आराम करके खाना खाने को सोचकर प्लेट में खाना लगाती है। उसे देख के राधा ने, दिन में 3 बार खाना और सोना, तुझे इतना ही मालूम है रे? खाने से पहले ये जानना है कि सब खा लिए कि नहीं, ऐसे राधा कहती है। उसकी बात विमला सुन के खाना वहीं छोड़ के उसके कमरे में जाकर वहाँ रहे दुर्गा माता फोटो के सामने बैठ के दुखी होने लगी। दुर्गा माता, मैंने कौन सा पाप किया है माता? सगे माता पिता ही मुझे ऐसे देख रहे हैं। सुबह से शाम तक मैं उन लोगों के लिए ही काम कर रही हूँ ना। मुझे इन मुश्किलों से छुटकारा दिलाओ माता। मेरी परेशानियों को दूर करके आशीर्वाद दो माता। ऐसे बहुत दुखी होकर वहीं दुर्गा माता फोटो के सामने सो जाती है। तब दुर्गा माता प्रत्यक्ष होकर नींद में रही विमला को उसके गोद में सुला के सहलाने लगी। थोड़े दिनों बाद विमला की शादी करने एक लड़के को देखते हैं। शादी का मुहूर्त भी रखते हैं। शादी से 1 हफ्ता पहले दिव्या माँ के पास आकर ऐसे कहने लगी, माँ, मैं फर्दर स्टडीज के लिए फॉरेन जाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे बहुत पैसे चाहिए। अभी आप पूरे पैसे दीदी की शादी के लिए खर्चा कर देने से मेरा क्या होगा माँ? तब राधा बहुत सोच के धनाधन विमला की शादी कैंसिल कर देती है। विमला को यह विषय पता चल के माँ के पास जाती है। माँ, मेरी शादी क्यों कैंसिल कर दी है? क्या हुआ? तब माँ ने, मैं ही शादी कैंसिल की रे। तू शादी करके चले जाने से घर का काम कौन करेगा? उसकी बात सुन के विमला को बहुत गुस्सा आता है। मतलब मैं इस घर की काम वाली हूँ, तेरी बेटी नहीं? ऐसे पूछती है। हाँ, तू काम वाली है रे। वो विमला को बहुत मार के उसके कमरे में रख के ताला डाल के 1 हफ्ता तक पानी तक नहीं देती। उससे विमला की सेहत बिगड़ के बुखार आ जाता है। और कितने दिन सोई रहेगी रे? सभी काम वैसे ही पड़े हैं। हम सब बाहर जा रहे हैं, हम वापस आने तक पूरा काम हो जाना चाहिए। ऐसे कह के चली जाती है राधा। विमला बुखार के कारण सो जाती है। तब दुर्गा माता प्रत्यक्ष होकर वो विमला के लिए घर का पूरा काम करके खाना भी बनाती है। विमला आंखें खोल के देखने पर सामने दुर्गा माता एक प्लेट में खाना रख के विमला के सामने खड़ी रहती है। दुर्गा माता को देखकर विमला बहुत खुश होती है। दुर्गा माता, मेरे लिए आई हो? मुझे ये कैसी परेशानियाँ माता? ऐसे बहुत दुखी होने लगी। तब दुर्गा माता विमला को माँ की तरह खाना खिला के, विमला, इतने दिनों की तेरी परेशानियाँ आगे से मिट जाएंगे, मेरा विश्वास करो, ऐसे देवी कहती है।
उस दिन से दुर्गा माता विमला के रूप में घर के काम करने लगी। एक दिन दिव्या मूवी देख के आने पर विमला के रूप में रही दुर्गा माता दिव्या को मारती है। ये विषय माँ को बताने से तुझे और मार पड़ेंगे, ऐसे वार्निंग देती है। विमला में बदलाव देखकर दिव्या डर के यह विषय किसी को भी नहीं बताती। उस दिन से वो कॉलेज रेगुलरली जाने लगी। अगले दिन राधा विमला से नहाने के लिए गर्म पानी रखने को कहती है। तब विमला के रूप में रही दुर्गा माता बहुत गर्म पानी रखती है। वो गर्म पानी से राधा नहाने पर उसका शरीर पूरा जल जाता है। तुरंत राधा विमला को मारने जाती है। दुर्गा माता गुस्से से राधा को एक झापड़ देती है। उस दिन से विमला को घर में कोई भी कुछ नहीं कहते, उसको प्यार से देखना शुरू करते हैं। उसके बाद दुर्गा माता विमला से, विमला, आज से तेरी सारी परेशानियां मिट जाएंगे। जरूरत पड़ने पर मुझे याद करो, ठीक है? ऐसे कह के गायब हो जाती है। कृष्णापुर गांव में रहे वेंकट और श्रीलक्ष्मी को चंद्रिका और हरिता नाम के 2 बेटियां हैं। अचानक से एक दिन श्रीलक्ष्मी की तबीयत बिगड़ जाती है। वो हॉस्पिटल के बेड पर उसके पति से ऐसे कहने लगी, सुनिए जी, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, क्या आप पूरा करोगे? क्या ख्वाहिश है लक्ष्मी? हमारे दोनों बेटियों को बड़ा करना आपको बहुत मुश्किल होगा जी, इसीलिए आपको दूसरी शादी करना पड़ेगा। वो भी मेरी छोटी मौसी की बेटी भूलक्ष्मी से ही शादी करना है। वो बात सुन के वेंकट चुप रह जाता है। तब श्रीलक्ष्मी खांसते हुए ऐसे कहने लगी, क्या जी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? मुझे पता है मेरी बहन भूलक्ष्मी से शादी करना आपको पसंद नहीं है। अभी मेरी बहन बदल गई जी, पहले की तरह भाई की बुरी बातें नहीं सुन रही। ऐसे भूलक्ष्मी के बारे में श्रीलक्ष्मी कह के वेंकट को शादी के लिए मंजूर करने की कोशिश करके मर जाती है। अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा पूरा करने के लिए वेंकट उसकी मर्जी के खिलाफ लक्ष्मी से शादी कर लेता है। वेंकट से शादी करके ससुराल घर आई भूलक्ष्मी चंद्रिका और हरिता को सगे बेटियों की तरह देखने पर वेंकट को भूलक्ष्मी के ऊपर भरोसा बढ़कर उसे संपत्ति के मामले भी सौंप देता है। इस तरह थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन अचानक से वेंकट को दिल का दौरा आकर वो मर जाता है। तब से दोनों बहनों की डॉक्टर की पढ़ाई की जिम्मेदारी मौसी भूलक्ष्मी लेती है। थोड़े दिनों बाद भद्रम जेल से रिहा होता है। वो भूलक्ष्मी के घर पर रहकर एक दिन ऐसे कहने लगा, दीदी, तू बेकार में चंद्रिका और हरिता के डॉक्टर पढ़ाई के लिए पैसे वेस्ट कर रही हो। उनके पढ़ाई के पैसों में से आधा पैसे शहर के बाहर एक छोटा सा जमीन लेने से उसकी कीमत 10 गुना बढ़ती। दीदी, भद्रम फिर से मुझे गलत सलाह देना शुरू कर दिए। उन दोनों को डॉक्टर बनाना मेरे पति की आखिरी ख्वाहिश है। अरे दीदी, वो जीजा की आखिरी ख्वाहिश है, पर जीजा मर जाने के बाद तुम्हारी कोई आमदनी है नहीं, है ना? तो ऐसे संपत्ति पूरा पिघला कर पढ़ाने से कल के दिन लड़कियों की शादी कैसे करोगी दीदी? अगर वो दोनों डॉक्टर बनके शादियां करके चले जाने से तेरी स्थिति क्या होगी? इसीलिए उन दोनों की पढ़ाई बंद कर दे, बाद में तेरी मर्जी। ऐसे कहकर भद्रम अपनी दीदी का मन बदल देता है। उसके बाद दोनों बहनों की डॉक्टर की पढ़ाई आधी में ही रुक जाती है। थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन भूलक्ष्मी फसल के पैसे लाकर कबोर्ड में रखकर चाबी उसी को छोड़कर भूल कर चली जाती है। तब भद्रम उसमें रहे पैसे लेकर बाहर बार में आधे पैसों से एंजॉय करके बाकी पैसों से 2 गहने खरीद के उस दिन रात को चंद्रिका और हरिता सोते समय उनके कॉलेज बैग्स में डाल देता है। उसके बाद भद्रम कबोर्ड की चाबी भूलक्ष्मी के तकिए के नीचे रखकर चला जाता है। अगले दिन सुबह भूलक्ष्मी पैसों के लिए कबोर्ड खोलकर देखने पर उसमें पैसे नहीं रहते। तब सबको हॉल में बुलाकर यह विषय बताती है। तब भद्रम ने, अरे पैसे नहीं हैं?
कल रात को ये चंद्रिका और हरिता तेरे कमरे से आते हुए मैंने देखा है दीदी। मामा, ये क्या कह रहे हो? हम क्यों उस कमरे में जाएंगे? झूठी बातें मत बोलो, हम पर आरोप मत लगाओ। हमारे घर में चोरी करने की क्या जरूरत है? ऊपर से हम तुम्हारे जैसे इससे पहले जेल को भी नहीं गए ना। हरिता, ये क्या? बड़े उम्र में रहे मामा से ऐसे ही बातें करते हो क्या? नहीं दीदी नहीं, मेरी भतीजी को मेरे ऊपर शक होने के बाद मैं जांच के लिए तैयार हूँ दीदी। अभी मेरा बैग लाकर दिखाऊंगा। ऐसे कह के भद्रम उसका बैग लाकर खोल के ऐसे कहने लगा। मैं अपना बैग खोलकर दिखा दिया, तो तुम भी अपना बैग्स दिखाओ। इस तरह दोनों बहनों को भड़काकर उनके कॉलेज बैग्स को ओपन करके दिखाने पर उसमें कीमती सोने के गहने रहते हैं। उन्हें देखकर भूलक्ष्मी चौंक जाती है। इतने कीमती हार तुम्हारे पास कैसे आए? कहने को और क्या है दीदी, घर में पैसे चोरी करके गहने खरीदे। उस कबोर्ड में बहुत पैसे थे ना? गहने खरीदने के अलावा बाकी पैसों से क्या किए बताओ? मौसी, सच में वो पैसे हम नहीं लिए। ये हार हमारे बैग में कैसे आया पता नहीं मौसी। ऐसे पूछने से क्यों बताएंगे दीदी? इन दोनों को पुलिस के हवाले करने से सच बाहर खुद ब खुद आ जाएगी। वो इन्हें जेल की सजा देकर सही ठिकाने लगाएंगे। इस तरह भद्रम दोनों बहनों को अपनी दीदी के सामने चोरों की तरह साबित करके उन्हें पुलिस के हवाले करके जेल को भेजता है। उसके बाद दोनों बहनें 5 साल जेल की सजा काट के घर वापस आते हैं। उस घर में भूलक्ष्मी नहीं रहती, ऊपर से वो घर पूरा खराब हो जाता है। तब उधर से गुजर रहे एक दादी से चंद्रिका ऐसे पूछने लगी। दादी, इस घर में लक्ष्मी मौसी थी ना, वो कहाँ है? किसके बारे में पूछ रहे हो? वेंकट की दूसरी पत्नी भूलक्ष्मी चाहिए क्या? वो अपने भाई के साथ व्यापार के काम से दुबई चली गई। दादी, हमें पहचानी? वेंकट की बेटियां हैं हम। मुझे और मेरी बहन को बहुत भूख लगी है, आपके घर ले जाकर थोड़ा खाना खिलाओ ना। ओ, चोरी किए लड़कियां हो क्या? इतने नेक इंसान को पैदा होकर घर में चोरी करने के लिए शर्म नहीं है? जाओ यहाँ से, इस गांव को छोड़कर चले जाओ। ऐसे दादी उन्हें बहुत बातें बोलकर शपथ लगाने पर हरिता और चंद्रिका गांव से दूर रोड के पास एक बेंच पर बैठकर रोते रहते हैं। तब हरिता ऐसे कहने लगी। अगर पापा जिंदा रहते तो अब तक हम दोनों डॉक्टर्स बन जाते, हमारी स्थिति अच्छी रहती। उस बेकार भद्रम ने हमारे ऊपर आरोप लगाकर आज हम रोड पर पड़ के भूख से मर रहे हैं। दीदी, तू चिंता मत कर बहन, हमारी पढ़ाई बीच में रुक जाने से क्या हुआ? माँ ने हमें खाना बनाना सिखाई ना। कुकिंग को पेशे में बदलकर इसी रोड के बाजू ढाबा बिजनेस शुरू करते हैं। ऐसे चंद्रिका हरिता से कहकर रोड साइड जेल मॉडल में ढाबा बनाकर उसको श्रीलक्ष्मी वेंकट ढाबा नाम रख के होटल बिजनेस शुरू करते हैं। व्यापार शुरू किए थोड़े दिनों में ही चारों ओर रहे लोगों को जेल मॉडल में रहे होटल वैरायटी लगने पर दूसरे होटल को जाना बंद करके जेल होटल को खाने आने लगे। उनका जेल होटल व्यापार सक्सेस होने पर उन्हें बहुत पैसे मिलते हैं। उन पैसों से चंद्रिका और हरिता डॉक्टर की पढ़ाई पूरा करके डॉक्टर्स बन जाते हैं। इस प्रकार चंद्रिका और हरिता कई कठिनाइयां और अपमान सह के आखिर में उनके पिता की ख्वाहिश पूरा करते हैं। ये कहानी आपको पसंद आने से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।